सोचिए, एक ऐसी जमीन जो कि इंसानों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है, लेकिन उसके नीचे अरबों के बैरल तेल और गैस छिपे हैं, जहां पर रेयर मिनरल्स की भरमार है और जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज से लेकर स्पेस कॉलोनाइजेशन तक के मिशन पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा इलाका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज का गवाह बन सकता है और आने वाले कल की सबसे खतरनाक जंगों की वजह भी। लेकिन सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट जगह को आखिर चलाता कौन है? यहाँ पर ना तो कोई सरकार है, ना कोई स्थायी आबादी, ना ही कोई पुलिस या फिर आर्मी। फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें यहाँ पर चुपचाप अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। क्या अंटार्कटिका वाकई में नो मैन्स लैंड है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? ये जगह है अंटार्कटिका, धरती का वो हिस्सा जो कि ना किसी देश का है ना किसी इंसान का। दुनिया के सारे महाद्वीपों से बिल्कुल ही अलग। ये ना तो कोई कंट्री है, ना ही कोई गवर्नमेंट रूल करती है, और इंसान तो यहाँ कभी बसा ही नहीं, क्योंकि ये धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है बर्फीली हवाएं। बारिश इतनी कम होती है कि इसे दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, एक पोलर डेजर्ट। और इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बावजूद भी दुनिया के कई देशों की नजर इस बर्फीले जमीन पर टिकी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्रिटेन, चिले, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे देश अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों को अपना बता चुके हैं। इन देशों ने बाकायदा मैप्स तक छाप दिया है कि कौन सा हिस्सा उनका है। लेकिन सवाल तो यह है, क्या इन दावों की कोई लीगल वैल्यू है? क्या वाकई में कोई इस बर्फ की दुनिया को लीगली अपना बना सकता है? 1500s में यूरोपियन नक्शों में पहली बार अंटार्कटिका को अननोन सदर्न लैंड के रूप में दिखाया गया, लेकिन इंसान पहली बार यहाँ पर 1895 में कदम रख सका। इससे पहले कई कोशिशें हुई, लेकिन खतरनाक बर्फीले तूफानों ने हर एक्सप्लोरर को पीछे ही ढकेल दिया। 1900 से लेकर 1920 तक का दौर अंटार्कटिका की एक्सप्लोरेशन के लिए हेरोइक एरा कहा जाता है। कई देशों ने अपने साइंटिस्ट को एक्सट्रीम मिशंस पर भेजा। फिर 1908 से 1942 के बीच 7 देशों ने अपने अपने हिस्से क्लेम करने शुरू कर दिए, यानी कि बर्फ में दबे खजाने को लेकर एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। और तभी आया 1959 का अंटार्कटिक ट्रीटी। इस ट्रीटी ने गेम को पॉज कर दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। इसके 3 बड़े रूल्स थे। पहला, अंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, यानी कि कोई मिलिट्री बेस नहीं। दूसरा, सभी को साइंटिफिक रिसर्च की छूट होगी। और तीसरा, जो भी डेटा निकलेगा वो सबके साथ खुलेआम शेयर किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ट्रीटी ने टेरिटोरियल क्लेम्स को खत्म नहीं किया, बस सस्पेंड किया। यानी कि टेक्निकली वो दावे आज भी जिंदा हैं, बस लीगली फ्रीज कर दिए गए हैं। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया आज भी अंटार्कटिका के 42% हिस्से पर दावा करता है। वहीं अमेरिका और बाकी पावरफुल देश इन दावों को मानते ही नहीं। उनके लिए यह इलाका पूरी तरीके से शेयर्ड जमीन है। फिर आया 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल, जिसने कि अंटार्कटिका में माइनिंग और ड्रिलिंग पर टोटल बैन लगा दिया। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी जगह पर अरबों डॉलर का खजाना दबा हो तो क्या दुनिया की महाशक्तियां उस पर नजर नहीं रखेंगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे ऑयल और नेचुरल गैस के मैसिव रिजर्व्स मौजूद हैं। बस जरूरत है टेक्नोलॉजी और मौके की। और वो मौका आ सकता है 2048 में, जब ये ट्रीटी एक्सपायर होगी, और तब शुरू होगा असली खेल। चीन पहले से ही वहीं टूरिज्म और फिशिंग के बहाने अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लग्जरी यॉट्स और अनकंट्रोल्ड टूरिज्म अंटार्कटिका के फ्रिजाइल इकोसिस्टम को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब बस रिसर्च और टूरिज्म के नाम पर हो रहा है, या फिर कोई फ्यूचर वॉर की तैयारी ही चल रही है? अभी के लिए अंटार्कटिका ग्लोबल पीस और साइंस का सिंबल बना हुआ है, लेकिन 2048 के बाद क्या होगा? क्या यह बर्फीला इलाका अगला युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, या फिर यह इंसानियत की आखिरी उम्मीद? आपका क्या मानना है? क्या अंटार्कटिका सबके लिए है, या फिर कोई छुपा हुआ प्लान ही चल रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।